बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए उसका सबक नंबर 8 सर सैयद का बचपन, जिसको हमने रीड आउट किया था। सबक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मुश्किल अल्फाज के मायने और मुसन्नफ़ के बारे में भी हमने जाना था। आज हम इस वीडियो में इस सबक की मुकम्मल मश्क को हल करेंगे। सबसे पहले हमारी मश्क जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। इसमें है पढ़ना। ये वाली इबारत है जिसको हम पढ़ चुके हैं रीडिंग के दौरान। इसको हमने एक बार फिर पढ़ लेना है। कोई भी इबारत आपके पेपर में आती है, आप उसको 2-3 बार पढ़ें ताकि वो अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। उसके बाद जो सवालात होंगे फिर उनके जवाब लिखना भी आसान हो जाएगा। सवाल है हमारे, सवाल नंबर 1 है। पहला सवाल, इबारत की रोशनी में बताइए कि वालिदैन को बच्चों के खेल कूद के हवाले से किस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब है, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की आज़ादी के बावजूद उनकी जो मिलना जुलना है या उनका जो काम है वो अपनी निगरानी में करवाएं। नकलो हरकत जो है उस पर नज़र रखें कि वो किस तरह के बच्चों के साथ मिलते हैं, आपस में दोस्त जब बैठे होते हैं किस तरह की बातें करते हैं, और उन्हें गैर ज़रूरी मेल जोल या आवारागर्दी से दूर रखें ताकि उनकी तरबियत और किरदार पर मुस्बत असर पड़े, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आए बच्चों के किरदार के ऊपर। सवाल नंबर 2 है, खेल कूद के ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत कैसी थी। तो इसका जवाब है, खेल के ज़माने में जब वो खेलते थे कूदते थे बच्चों के साथ, जैसे बच्चे का बचपन होता है, उस ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान बहुत मुस्तैद यानी कि तेज़, चालाक और किसी कदर शौक़ थे। वो अपने साथियों के साथ अक्सर शोखी किया करते। हमेशा लड़ाई भड़ाई मार कुटाई होती थी, मगर आखिर को सब एक हो जाते। जिस तरह से बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर वो सुलह भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, एक हो जाते हैं। इसी तरह से सर सैयद भी लड़ते झगड़ते और फिर उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लग जाते। तीसरा सवाल है, सर सैयद के नाना जान के यहाँ सुबह के खाने की रवायत कैसी थी। तो इसका जवाब है, सर सैयद के नाना जान के यहाँ सुबह के खाने की रवायत बहुत मोहब्बत भरी और मुनज़्ज़म थी, कि सब लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खाना खाते थे। सब अहले खाना एक चौड़े दस्तरखान पर इकट्ठे बैठते थे। नाना साहब हर बच्चे से पूछकर उसकी पसंदीदा चीज़ चम्मच से खुद उसकी रकाबी में डालते थे। सवाल नंबर 4 है, इबारत की रोशनी में बताइए कि खाना खाने के दौरान किन बातों को मलहूज़े ख़ातर रखा जाना ज़रूरी है या किन बातों को मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए। तो इसका जवाब है कि खाने के दौरान सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई वैसे भी निसफ़ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। खाने को एहतियात से खाना ताकि कोई चीज़ ना गिर जाए, और हाथ खाने में ज़्यादा ना भरें, और नवाला चबाने की जो आवाज़ है मुंह से ना निकले, जैसी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा खाना खाने से पहले हैंड वॉश करें और फिर अपने हैंड्स को टॉवल से ड्राई ना करें, बल्कि हवा में उनको ड्राई होने दें। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए और बच्चों को भी सिखानी चाहिए ताकि वो इन पर अमल करें। आखिरी सवाल है, नाना जान खाने के दौरान बच्चों का किस तरह ख्याल रखते थे। नाना जान खाने के दौरान हर बच्चे से पूछकर उसकी पसंदीदा चीज़ खुद चम्मच से उसकी रकाबी में, उसकी प्लेट में डालते और सब बच्चों को बहुत मोहब्बत और तवज्जो से खिलाते थे। सवाल नंबर 2 है, सबक सर सैयद का बचपन को उसके असलूब, सादगी और सलासत और बयान, मदानगारी, मकसदियत को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ें। पढ़ते हुए ये बात ज़हन नशीन रखें कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने
अपने फ़िक्री और नज़रियाती पीर व मुर्शद सर सैयद अहमद ख़ान की पैरवी में नज़्म व नसर को अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए की तरवीज व अशाअत के लिए ना सिर्फ वक़फ़ किया बल्कि मुसलमानान बरसग़ीर पाक व हिंद की इस्लाह का बेड़ा उठाया। यही वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की तहरीरों की एक बड़ी खूबी मदानिगारी मकसदियत को भी करार दिया जाता है। इस सबक में एक बड़ी शख्सियत के बचपन का अहवाल हमारे सामने रखा गया, जिससे ये बात समझ में आती है कि औलाद की तरबियत और परवरिश शुरू दिन से ही एक ख़ास अंदाज से की जानी चाहिए। आज़ादी, रोक टोक और पाबंदी का ख्याल भी रखना चाहिए कि बच्चा आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर बिल्कुल ही बागी ना हो जाए और बेजा सख्त गिरी और पाबंदी से उसकी फ़ितरी काबिलियत और सलाहियत ही कहीं ना दब के रह जाए। यानी कि एक बैलेंस तरबियत होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्ती हो और ना ही ज़्यादा नरमी हो। बच्चे पे आप नज़र रखें, उसका ख़्याल रखें, उसको खेलने का मौका दें, उसको पढ़ने का मौका दें, तो ये सब चीज़ें बच्चे की तरबियत में बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद है रसीद नवीसी मसलन के हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं या किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसको बाकायदा एक कागज़ के ऊपर तहरीर कर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं रसीद नवीसी। रसीद के लुग़वी मानी है किसी चीज़, ख़बर या आदमी का पहुँचना। इस्तिलाह में किसी चीज़ वगैरह की रकम की वसूली की तहरीरी दस्तावेज़ को रसीद कहते हैं। लेन देन में तहरीरी दस्तावेज़ की बड़ी अहमियत है क्योंकि इसकी अदम मौजूदगी, रसीद की अदम मौजूदगी में इस बात का इम्कान रहता है कि चीज़ या रकम लेने वाला जानबूझकर गलती से उसकी वसूली से मुकर जाए। मसलन आप किसी को पैसे दें और चीज़ अभी वसूल ना करें तो हो सकता है वो आपसे कह दे कि मैंने पैसे लिए ही नहीं। इसलिए इन सब बातों का तहरीर कर लेना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी अपने बयान से या अपनी बात से चीज़ लेकर या देकर मुकर ना सके। यानी कि रसीद में इस चीज़ या रकम का अंदराज वजाहत से किया गया हो कि रसीद में हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जिसका लेन देन किया जा रहा है। रसीद में लेन देन करने वाले दोनों फरीकों का नाम, मावालदियत के उसके वालिद के नाम के साथ कि फ़लाँ बिन फ़लाँ जो उसके वालिद का नाम है वो लिखा जाता है, आईडी कार्ड नंबर भी लिखे जाते हैं और मुकम्मल पता ज़रूर दर्ज हो। फ़रीक़ैन के अलावा कि जो दो बंदे लेने देने वाले हैं उसके अलावा जो गवाह होंगे, गवाहों के नाम और दुरुस्त ख़त भी, ये दस्तखत होगा, ये दुरुस्त नहीं, दस्तखत भी मौजूद होने चाहिए क्योंकि गवाह भी उस पर साइन करते हैं। रसीद में जिस रकम का लेन देन किया जा रहा हो उसका अंदराज लफ्ज़ों और हिंसों दोनों सूरतों में होना चाहिए और रसीद पर तारीख़ डालना भी ज़रूरी है। रसीदें मुख्तलिफ़ यानी कि दफ्तरी अदालती मवाद के लिए ये चीज़ें मरतब की जाती हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मरतब करदा दफ्तरी और अदालती मवाद मसलन के दाखिला फ़ार्म, इकरारनामा बराए तलीमी असनाद, तहनीत नामे अर्ज़ी वगैरह पर मबनी दीगर मतन पढ़ें और इनके मकासद व तहरीर की अहमियत से वाक़िफ़ हों कि इनमें किस मकसद के लिए वक्त के किस दौरानिए में कि टाइम कौन सा है में मुखातब किया गया है। उस्ताद मोहतरम उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल के दफ्तर में मौजूद अमूमी गैर रस्मी मवाद यानी कि सरकारी दफ्तरी मवाद से हटकर इनको रस्मी मवाद को पढ़ें और इनके मकासदों तहरीर की अहमियत से वाक़फ़ियत हासिल करें। इस मकसद के हसूल के लिए ज़ेल में नमूने के तौर पर रसीद बराए गाड़ी की ख़रीदारी दी जा रही है। ये गाड़ी की रसीद है कि रसीद बराए
ख़रीदारी गाड़ी। इसमें लिखा गया है कि एक शख्स मैं मुसम्मा मोहम्मद इफ़ज़ाल वल्द मोहम्मद अरसलान साकन के रहने वाला फैसलाबाद ने एक अदद गाड़ी जो कि कंपनी का नाम हुंडा है, हुंडा कंपनी से है, मॉडल इसका यानी कि 2022 है, रंग इसका सफ़ेद है, हर चीज़ जो सामने है कि इस तरह का रंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसका रजिस्टर्ड नंबर जो है, रजिस्टर्ड नंबर वो लिखा जाएगा। जैसी है जहाँ है कि जो चीज़ आपके सामने है वो जिस तरह की भी है आप देख लें अच्छी तरह से, कि बुनियाद पर जनाब मोहम्मद सुलेमान, जिसको यानी कि दी है, जिसे ली है, ख़रीदी है, सुलेमान वल्द मोहम्मद कामरान साकन आर्या मोहल्ला रावलपिंडी शनाख्ती कार्ड नंबर से ख़रीदी है। अब इसने कि गाड़ी की कीमत जो है वो 20 लाख है, इसने दिया है 10 लाख, ये दे दिया है और ये भी उस पर लिख दिया जाएगा। गाड़ी के असल कागजात भी मुसम्मा मोहम्मद सुलेमान से वसूल कर लिए हैं, जिन पर आज की तारीख के बाद किसी हादसे वगैरह की ज़िम्मेदारी ना होगी। ये सब चीज़ें लिखेंगे आगे। ये गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2, ये अफ़ज़ाल अहमद वल्द मोहम्मद अरसलान जिसने ये गाड़ी बेची है। आगे इनके जो एड्रेस होंगे वो लिख दिया जाएगा। इस तरह हम लिखते हैं, इस तरह की रसीद होती है। इसके बाद है कि एक कंप्यूटर की फ़रोख्तगी की रसीद लिखनी है। ये भी सेम इसी पैटर्न पर लिखी जाएगी कि इसमें दोनों फ्री कैन के नाम लिखे जाएंगे, जगह लिखी जाएगी, मॉडल लिखा जाएगा, रंग, उसका सीरियल नंबर, सब कुछ लिख के लेने वाले का, देने वाले का पता, एड्रेस के कहाँ का रहने वाला है, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये लिख के हम क्या कहेंगे कि से ख़रीद लिया है। कंप्यूटर की कीमत जो है वो 50,000 रुपये है। इसने निसफ़ पे की है, 25,000 रुपये के पे हो गए हैं। कंप्यूटर का वारंटी कार्ड और जो लवाजमात हैं वो भी मुसम्मा फ़हद महमूद से वसूल कर लिए हैं, जिन पर आज की तारीख के बाद किसी ख़राबी वगैरह की ज़िम्मेदारी ना होगी। जिस तारीख को ये सौदा हुआ है, ये डेट लिखी गई है। ये गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2, उनके नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है हमारा कि सर सैयद का बचपन के पढ़े गए मतन के दर्ज झैल हिस्से को दोहराते हुए ये वाला जो है मुतअल्लिका हवाले देकर दलाइल के साथ तशरीह करें। यानी कि इसको हमने पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह होने के बाद, बिस्मिल्लाह की जो रस्म है वो अदा होने के बाद कुरान का आगाज़ जो हुआ है, कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। उनके ननियाल में कदीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकर रहती थी। सर सैयद ने उस्तानी ही से, जो कि एक अशराफ घर की पर्दा नशीन बीबी थी, सारा कुरान नाजरा उनसे पढ़ा था। वो कहते थे कि मेरा कुरान मुकम्मल होने पर, ख़त्म होने पर नहीं, मुकम्मल होने पर हदिया की मजलिस जो ज़नाने में हुई थी वो इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि फिर किसी ऐसी मजलिस में वो कैफियत मैंने नहीं देखी। अब हमने इसकी तशरीह करनी है। ये इक़्तिबास मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर किताब हयाते जावेद से लिया गया है, जो सर सैयद अहमद ख़ान की सवाहने उम्री है। इस इक़्तिबास में सर सैयद अहमद ख़ान के बचपन के उस अहम पहलू को उजागर किया गया है जब उन्होंने कुरान मजीद की तालीम हासिल की। ये वाक़या उनकी इब्तदाई दीनी तरबियत और ख़ानदानी माहौल का अक्स पेश करता है। इक़्तिबास के इब्तदाई जुमले बिस्मिल्लाह होने के बाद सर सैयद ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया में सर सैयद के तालीमी सफ़र का आगाज़ दिखाया गया है। सर सैयद की बिस्मिल्लाह की तकरीब एक यादगार मौका था जिसमें हज़रत शाह ग़ुलाम अली साहब भी मौजूद थे। इससे ज़ाहिर होता है कि उनके ख़ानदान में मजहबी और रूहानी रवायात को बड़ी अहमियत दी जाती थी। इसके बाद बयान किया गया है कि सर सैयद के ननियाल में कदीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकर रहती थी। इस बात से ज़ाहिर होता है कि उनके ख़ानदान में बच्चियों और बच्चों की इब्तदाई तालीम के लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता था। ख़ास तौर पर अशराफ घरानों में
उस्तानियों की मौजूदगी से अंदाज़ा होता है कि तालीम के साथ साथ पर्दे के असूलों को भी मलहूज़ रखा जाता था। सर सैयद ने कुरान मजीद नाजरा एक अशराफ घर की पर्दा नशीन बीबी से पढ़ा था, जो कि एक ख़ास रवायत का मज़हर है कि ख़वातीन भी तालीम व तरबियत में अहम किरदार अदा करती थीं। सर सैयद की शख्सियत की तश्कील में उस इब्तदाई दीनी तालीम ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि कुरान फ़हमी ने उनकी ज़िंदगी में एक रूहानी और अखलाकी बुनियाद फ़राहम की। मज़ीद बरा यानी कि थोड़ा सा हमने इसमें इजाफ़ा किया है कि मज़ीद बरा इक़्तिबास में इस हदिया की मजलिस का ज़िक्र किया गया है, जो उनके कुरान मुकम्मल करने पर ज़नाने में मुनक़्क़द हुई थी। ये मजलिस सर सैयद के लिए इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि वो कहते हैं कि फिर कभी ऐसी मजलिस की कैफियत उन्होंने महसूस नहीं की। इस बयान से अंदाज़ा होता है कि ये मजलिस उनके लिए ना सिर्फ़ एक रूहानी तजर्बा था, बल्कि एक यादगार तकरीब भी थी। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान के लिए यादगार बन जाती हैं, जो उनके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। यहाँ इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि उनके ख़ानदान में दीनी तालीम को एक ख़ास खुशी और जश्न के तौर पर मनाया जाता था। ये नहीं कि दीन की तालीम को हम बोझ समझ लें, ये इस तरह की तकारीब होनी चाहिए, एहतमाम होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को कुरान की तरफ लेके आएँ। फ्री में कुरान की तालीम को आम किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सीखें। वैसे तो सभी लोगों ने कुरान पढ़ा होता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गया है तो आजकल इस सिलसिले में यूट्यूब से भी बड़ी हेल्प ली जा सकती है। आप अपने कुरान को, उसके पढ़ने के तरीके को तजवीद के साथ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लहज़ लहजे के साथ आप ठीक कर सकते हैं। यानी कि बच्चों के कुरान ख़त्म करने पर, मुकम्मल करने पर तकरीब मुनक़्क़द करने की रवायत जो है अब भी कई ख़ानदानों में मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि दीनी तालीम को सिर्फ़ फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक खुशी और बरकत का ज़रिया समझा जाता है। इस इक़्तिबास से हमें ये भी मालूम होता है कि सर सैयद के बचपन की तरबियत एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ इल्म व अदब के साथ साथ दीनी शऊर बेदार करने पर भी जोर दिया जाता था। उनकी ज़िंदगी का ये इब्तदाई दौर हमें बताता है कि उनके ख़यालात, अखलाक और शख्सियत की बुनियाद बचपन में पड़ी, जिसने आगे चलकर उन्हें एक अजीम मुस्लिह और रहनुमा बना दिया। सर सैयद की सवाने उम्री का ये हिस्सा उनके बचपन के मासूम जज्बात, ख़ानदानी रवायात और दीनी तरबियत की अक्कासी करता है। ये तमाम अनासर बाद में उनके अफ़कार और इस्लाही तहरीक में झलकते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस इक़्तिबास के ज़रिए ना सिर्फ़ सर सैयद के बचपन का नक्शा खींचा है, बल्कि इस दौर की तहज़ीब और सकाफ़त को भी उजागर किया है। इसके बाद है हमारा लिखना। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल इक़्तिबास का उर्दू तर्जमा करें। ये हमारी इंग्लिश है, इसका हमने तर्जमा करना है। मुल्तान इज़ अ सिटी इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ लोकेटेड। मुल्तान जो है पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक तारीख़ी शहर है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द प्रोविंस, जो सूबे के जनूबी हिस्से में वाक़या है। एंड इज़ स्टेप्ड इन हिस्ट्री, यानी कि मुल्तान जो है ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक तारीख़ी शहर है और ये सूबे के जनूबी हिस्से में वाक़या है। इट हैज़ आ पॉपुलेशन, जो इसकी आबादी है, पॉपुलेशन ऑफ 5.36 मिलियन। इसकी आबादी 5.36 मिलियन है। अकॉर्डिंग टू 2023 सेंसिस, यानी कि 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी जो है वो 5.36 मिलियन है।
मेकिंग इट इज़ 7th लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, जिसके बायस ये जो इसकी आबादी है ये इसको बनाती है पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर। इट इज़ बिल्ट just east of the Chenab River, more or less in the geographic center of the country and about, यानी कि ये दरियाए चनाब के बिल्कुल मशरक़ में कमोपेश मुल्क के जगराफियाई मरकज़ में, यानी कि जो सड़क है कराची की अबाउट 885 किलोमीटर KM फ्रॉम कराची बाय रोड। ये दरियाए चनाब के बिल्कुल मशरक़ में और कमोपेश मुल्क के जगराफियाई मरकज़ में और कराची से सड़क के ज़रिए तकरीबन 885 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मुल्तान इज़ नॉन, मुल्तान मशहूर है या जाना जाता है एज़ द सिटी ऑफ पीर्स, पीरों का शहर एंड श्राइन्स, और मज़ारों का शहर। मुल्तान को पीर और मज़ारों का शहर कहा जाता है क्योंकि मुल्तान में बहुत सारे सूफिया के मज़ार हैं। एंड इज़ अ प्रॉस्पेरियस सिटी ऑफ बाज़ार्स, मॉस्किस एंड सुपरबली डिज़ाइंड टॉम्स, यानी कि मुल्तान को पीरों और मज़ारों का शहर कहा जाता है और ये बाज़ारों, मसाजिद और शानदार डिज़ाइन करदा मकबरों का एक खुशहाल शहर है। द मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कनेक्ट्स फ़्लाइट्स टू मेजर सिटी इन पाकिस्तान, वहाँ से पाकिस्तान के बड़े शहरों और दिगर जो बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं एंड अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसे पाकिस्तान के बड़े शहरों और दिगर बैनुल-अक़वामी ममालिक से परवाज़ों को जोड़ता है। द सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड मेटल वर्किंग, फ्लोर, ऑयल मिलिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइज़र, सोप एंड ग्लास, यानी कि शहर की संदों में धात साजी, फ्लोर, आटे और तेल की मिलें, कपड़े की तैयारी, खाद, साबुन और शीशे की संद शामिल है। मुल्तान इज़ आल्सो नोन, मुल्तान इस चीज़ के लिए भी मशहूर है फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट स्पेशली पोइट्री एंड एनामल वर्क। मुल्तान अपने दस्तकारी के फ़न, ख़ास तौर पर मिट्टी के बर्तनों और मीनाकारी के लिए भी मशहूर है। इसके बाद है खाका या मरक्का निगारी के इस गैर अफसानवी सिनफ में किसी शख्स की शख्सियत और ज़िंदगी के हकीकी खद्दोखाल और पहलुओं को इस तरह नुमायाँ करके तहरीर किया जाता है कि एक दिलचस्प अंदाज में एक जीती जागती शख्सियत के अफ़कार व ख़यालात, खूबियों और ख़ामियों की तस्वीर कशी हो जाए, कि उसकी तस्वीर सामने आ जाए, खूबियों की, ख़ामियों की, ख़यालात की, फ़िक्र क्या थे कि ऐसे लगे कि जैसे आप उसे देख रहे थे। खाका निगार अपनी तहरीर को पुरअसर बनाने के लिए हक़ाइक़, वाक़यात और मुशाहदात के साथ साथ ज़ाती तासुरात भी शामिल कर लेता है। उर्दू अदब में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सदीकी, मौलवी अब्दुल हक, शाहिद अहमद देहलवी, मोहम्मद तुफ़ैल, चिराग हुस्न हसरत और दीगर ने खाका निगारी की सिनफ में नुमायाँ काम किया है। किसी फ़र्द की शख्सी खूबियों को दिलचस्पी और अदबी पैराए में इस तरह बयान करना कि कारी उस शख्सियत का मजमूई तासुर कबूल करे और उसके बारे में राय देने के काबिल हो जाए, मरक्का निगारी कहलाता है। शख्सी खाका भी इसी से मिलती जुलती सिनफ है, ताहम उसमें तफसीलात बयान होती हैं। ये सबक पढ़ने के बाद सर सैयद अहमद ख़ान के बचपन के हवाले से एक खाका तहरीर करें, संजीदा हो या फ़ुकाहिया, दोनों में से एक। आपने एक छोटा सा खाका तहरीर करना है क्योंकि हमने सबक भी पढ़ा है और उसका ख़ुलासा मरकज़ी ख़याल, तो एक आप इसका खाका तहरीर कर लें।
इसके बाद है कवायद यानी कि ज़ुबान शनासी। ये वाले जो फ़िक्रात हैं हमने इनको दुरुस्त करना है। हमारा आखिरी सवाल है ये, वो दिनों दिन अमीर हो गया। ये गलत फ़िक्रा है। जो सही फ़िक्रा है वो ये है, वो चंद दिनों में अमीर हो गया। मौसम बरसात के ऊपर एक मज़मून लिखो। ये गलत जुमला है। दुरुस्त इसमें ये है, मौसम बरसात पर एक मज़मून लिखो। आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। जैसे अक्सर ख़तों में ये लाइन लिखी जाती थी, पहले बहुत ज़्यादा, अब कम है। तो दुरुस्त ये है कि आपकी खैरियत मतलूब है। उसके बाद है, अकरम तो नाक पर मच्छर नहीं बैठने देता। मच्छर नहीं बल्कि मक्खी। अकरम तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। इसके बाद है, आपका हुक्म सर माथे पर, बल्कि सही जो जुमला है, आपका हुक्म सर आँखों पर। तुम झूठ क्यों मारते हो? ये गलत है। तुम झूठ क्यों बोलते हो? आसमान से गिरा पहाड़ में अटका। आसमान से गिरा पहाड़ में अटका, ये सही है। शैतान की नानी होना, शैतान की खाला होना दुरुस्त है। 5 6 11 होना, 9 2 11 होना। उर्दू में हम ये कहते हैं कि 9 2 11 होना। ये 5 और 6 जो है वो मैथ के लिहाज से 11 ही होते हैं। ख्याली खीर पकाना, बल्कि ये दुरुस्त है, ख्याली पुलाव पकाना। जी, यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी जो कि मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।